गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बेटा हमने बैंकिंग चैप्टर डिस्कशन करा था, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले मैं आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ all goods and services in the entire economy, whereas market demand is the total demand for one commodity in the market. आपने क्लास 11th में थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, उसमें एक टर्म थी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है कि टोटल डिमांड, कि मार्केट में जब जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है, एंटायर इकोनॉमी मतलब सारे प्रोड्यूसर्स भी, हाउस होल्ड्स भी, गवर्नमेंट भी और एक्सटर्नल सेक्टर्स भी, सब लोग मिलकर कितनी डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, या कितनी डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारा मार्केट डिमांड से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम वैल्यू लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सारे सेक्टर्स डिमांड कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं फॉर परचेजिंग एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम मीन्स कि जितना उनके पास इनकम, जो भी उनका इनकम लेवल है, उसके अकॉर्डिंग पूरी इकोनॉमी मिलकर कितना डिमांड करने की प्लानिंग कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड फॉर अ वन अकाउंटिंग ईयर ओनली, सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। अकाउंटिंग ईयर आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्लियर होगा। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है हमारा? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं और इन इकोनॉमिक्स फिस्कल ईयर भी कहा जाता है बेटा ये। ठीक है, तो क्लियर हो गया टर्म एग्रीगेट डिमांड ऑफ या वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिमांडेड बाय द एंटायर इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम फॉर अ वन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड वी हैव 4 components. फर्स्ट component कंजप्शन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कैन ऑल्सो कॉल्ड। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जितना भी पैसा वो लोग जो भी खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, जो उनकी प्लानिंग है फॉर द कमिंग अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। सेकेंड एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स मतलब कि जो भी प्राइवेट फर्म्स हैं वो कितना पैसा अपना फिजिकल एसेट्स में लगाना चाह रहे हैं और कितना पैसा वो अपना स्टॉक मेंटेन करना में लगाना चाह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अमाउंट को भी हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे किसमें? फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने क्या प्लान करा है इस साल, कितना पैसा सोशल वेलफेयर पे, पब्लिक गुड्स पे या पब्लिक वेलफेयर के ऊपर खर्च करना है, उसको हम किस में काउंट करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में काउंट करेंगे, और वो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेट एक्सपोर्ट्स में कितना हमने एक्सपोर्ट्स करा, कितना हमने इंपोर्ट करा, कितना खर्चा एक्सपोर्ट्स के इंपोर्ट पे हुआ है, उन सारे वैल्यूज को हम नेट एक्सपोर्ट्स में इंक्लूड करते हैं, और एडी की कैलकुलेट करने के लिए हम उसको नेट एक्सपोर्ट्स को भी ऐड कर देंगे। तो दीज आर द 4 components ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नाउ हमने इसको 2 टाइप की इकोनॉमी में डिवाइड कराया गया, वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड अनदर इज ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा नेट एक्सपोर्ट्स नहीं आता है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब कि हमारा बाहर की कंट्रीज से या फॉरेन कंट्रीज से, अब्रॉड से कोई लिंक नहीं है, ना तो हम उनसे कुछ ले रहे हैं ना हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, तो इसलिए नेट एक्सपोर्ट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी हमारी 2 टाइप की होती है, 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स। अगर 2 सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर एडी में कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स एडी इज इक्वल्स टू C+I। और अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स की इकोनॉमी लेके चल रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एडी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? C+G+I, यानी गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के साथ साथ। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी कंपोनेंट्स ऑफ एडी। अब मेनली वी कैलकुलेट एडी इन 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर्स मीन्स दिस,
aggregate demand in two sector model. AD is equals to C plus I. Even though AD has 4 component, but we assume that AD is function only कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. हम ये मान के चलते कि एडी का जो काम है या वर्क है वो सिर्फ 2 सेक्टर से ही चल जाता है, और वो 2 हमारे कौन से, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट. इसलिए एडी को हम C plus I की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी शो दिस ऑन अ डायग्राम. सी द टेबल. एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल. क्या है स्केड्यूल बेटा? इनकम हमारी 0 है, कंजप्शन 40 है, इन्वेस्टमेंट 20 है. तो इनकम गिवन है, कंजप्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो एडी निकालने के लिए हमने क्या करा, C plus I कर दिया. तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करते चले गए, हमें क्या मिल गया, वी गेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अगर आपको दिख रहा हो कि हमारे पास इनकम तो 0 है बट कंजप्शन इज गिवन, एक भी पैसा नहीं कमाया फिर भी खर्च करना पड़ रहा है, फिर भी खर्च करा, यानी करना पड़ रहा है या करा. दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है कि इनकम नहीं आ पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खर्चे 0 हो जाते हैं. कुछ हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहां पर हमें पैसा खर्च करना ही पड़ता है. लाइक कोरोना पीरियड में हमारा पीछे अप्रैल मई में पूरा लॉकडाउन रहा, लोगों की अर्निंग्स नहीं हो पाई. कुछ लोगों की अर्निंग डेली बेसिस थी कि काम चलेगा तो पैसा आएगा. तो ऐसा तो नहीं कि 2 महीने उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, पानी नहीं पिया होगा. बेसिक नीड्स तो पूरी करी ही होंगी. कैसे पूरी करी होंगी? अपनी सेविंग्स यूज करके, है ना. पर यह है कि हाँ लिमिटेड खर्चा करा, बस जो जरूरी था वहीं खर्च करा, बेकार का पैसा खर्च नहीं करा. तो 0 इनकम के बावजूद भी जब हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन करना पड़ता है, तो दैट कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. ठीक है. फिर वन थिंग आप एक चीज और देख रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट हर बार क्या है, कांस्टेंट. इनकम लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है या 0 हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसका इनकम से कोई लिंक नहीं है, इनकम पे डिपेंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट है. तो इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. एक चीज और, इनकम बढ़ रही है, कंजप्शंस भी बढ़ रही है, बोथ आर इंक्रीजिंग. इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव. और पॉजिटिव रिलेशनशिप के केस में हमारा जो कंजप्शन का ग्राफ है वो कैसा आएगा, स्लोप्स अपवर्ड. ठीक है ना, स्लोप्स अपवर्ड आएगा. इनकम हर बार 100 से बढ़ रही है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. कंजप्शन भी बढ़ रही है, लेकिन कंजप्शन हर बार 80 बढ़ रही है, 80. 40 से 120, 120 से 200, 200 से 280 एंड सो ऑन. इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं. नो डाउट खर्चे नहीं बढ़ते, ऐसा नहीं होता खर्चे भी बढ़ते हैं. लेकिन जब इनकम बढ़ने लगती है तो जितनी इनकम बढ़ती है उतने खर्चे नहीं बढ़ते. खर्चे हमेशा इनकम से कम बढ़ते हैं. क्लियर. अब इनकम बढ़ रही है, एडी भी बढ़ रहा है, बोथ आर इंक्रीजिंग. इसलिए क्या शो हो रहा है कि इनकम और एडी का रिलेशनशिप कैसा है बेटा, पॉजिटिव. और क्योंकि इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, इसलिए एडी का ग्राफ भी हमारा स्लोप्स अपवर्ड ही जाएगा. यू कैन सी द ग्राफ. हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. बाय, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर टाइम क्या है, सेम. इनकम का लेवल चाहे कहीं भी पहुंच जाए, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसलिए इन्वेस्टमेंट का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. कंजप्शन का ग्राफ स्लोप्स अपवर्ड है. एडी का ग्राफ भी क्या है, स्लोप्स अपवर्ड है. अब कंजप्शन और एडी के बीच में एडी कैसे आया, C plus I करके. अगर मैं C में से I को माइनस कर दूं, ठीक है ना, या एडी में से C को माइनस कर दूं, क्या निकल के आएगा, I. तो इन दोनों का सम है एडी, और एडी में से अगर C को माइनस करेंगे तो I निकलेगा. यानी इन लाइन के बीच का जो गैप है, वो लाइन का गैप क्या शो कर रहा है, I शो कर रहा है. और हर बार गैप क्या है, सेम, 20, 20, 20, 20, 20. तो वी कैन से दैट कि एडी एंड कंजप्शन ग्राफ इज पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है बेटा. तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट था. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई. थैंक यू.